गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे, मेरी वीडियो में। और आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप साउथ कोरिया से ट्रांजिट करने लगे हैं। यानी कि अगर आप साउथ कोरिया का ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हो, सिटी में कुछ दिन स्टे करना चाहते हैं बिफोर यू ऑनवर्ड जर्नी टू द थर्ड कंट्री, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। एक स्पेशल स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि ऐसी गलती आप अवॉइड करें फ्यूचर में और आपको एंट्री डिनाई ना की जाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो साउथ कोरिया ट्रांजिट वीज़ा पे नहीं देखी है तो वो वीडियो देखनी ज़रूरी है, क्योंकि जो उस वीडियो में इसमें नहीं और जो इसमें है उसमें नहीं है। तो कैसे आपको अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करनी है, क्या मतलब उसका पैटर्न होना चाहिए, वो मैंने डिस्कस किया है। कैसे आपको ट्रांजिट वीज़ा मिलेगा और किन केसेस में आपको डिनाई किया जाता है, तो वो भी मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक्सपीरियंस किसी का शेयर करने लगा हूँ। सक्सेसफुली इन्होंने ट्रांजिट वीज़ा साउथ कोरिया का लिया, ये वहाँ उन्होंने 30 दिन के लिए स्टे किया, लेकिन जाते वक्त छोड़ते वक्त सोल को इन्हें क्या चैलेंज आया वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। तो इनकी स्टोरी ये है कि आई रिसेंटली हैड एन एक्सपीरियंस वाइल ट्रैवलिंग दैट आई वांटेड टू गेट योर ओपिनियन ऑन। आई एंटर्ड साउथ कोरिया ऑन ए कैनेडियन वीज़ा विच अलाउड मी 30 days of transit. I showed a dummy flight ticket to Canada upon entry. While in Seoul, I applied for a US B1 B2 tourist visa since the waiting period for an appointment was showing just 1 day. However, they scheduled my appointment for the first week of September 2024. तो इन्होंने एक्चुअली मई में ट्रैवल किया था और इनके पास था कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा। और ये क्या है, इनका केस ये है, बैकग्राउंड ये है कि ये इंडिया से पहले वियतनाम में स्टे करते हैं, वियतनाम से ये ट्रैवल करते हैं आगे सोल में ये रुकना चाहते थे और आगे कनाडा जाना चाहते थे। और उसके लिए इन्होंने इमिग्रेशन पे ट्रांजिट वीज़ा को प्रोक्योर करने के लिए, यानी कि B2 कैटेगरी का टूरिस्ट एंड ट्रांजिट का जो वीज़ा होता है, इन्हें कैसे मिला था वो बता रहा हूँ। तो इन्होंने अपने कनाडा का वीज़ा वैलिड वो शो किया था, ऑनवर्ड जर्नी की कनाडा की टिकट शो की थी, लेकिन वो टिकट थी डमी टिकट। एनीवेज, तो पासपोर्ट आपका और कनाडा का वीज़ा इन्होंने दिखाया एंड प्लस डमी टिकट कनाडा की आगे शो की। इनका जो ट्रैवल पीरियड था वो था 3 मई 2024 का, और ये वियतनाम से ट्रैवल करते हैं यूजिंग एयर सोल फ्लाइट टू सोल। और इन्होंने जो कनाडा की टिकट ऑनवर्ड जर्नी की दिखाई वो क्या थी, वो दैट वाज वाया टोक्यो। तो सोल से टोक्यो, टोक्यो से इन्होंने टिकट आगे कनाडा की दिखाई, दैट वाज फॉर 9 मई। तो इसके बेसिस पे इनको ट्रांजिट वीज़ा इशू किया गया और स्टे इन्होंने किया 30 डेज के लिए कोरिया में। अभी क्यों गए एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे ये जाके US का टूरिस्ट वीज़ा B1 B2 कैटेगरी का अप्लाई करना चाहते थे। जहाँ पे इन्होंने कहीं ऑनलाइन चेक किया होगा US एम्बेसी की साइट पे, तो वहाँ साउथ कोरिया के केस में 1 दिन का वेटिंग पीरियड दिखा रहा होगा। लेकिन हुआ ये कि जब ये वहाँ पहुँच गए, रियलाइज़ किया इन्होंने कि इनको जो अपॉइंटमेंट डेट दी गई है वो सितंबर की, मतलब कि 2-4 महीने लेटर की दी गई है, यानी कि सितंबर 2024 की दी गई। तो अब क्या था, इनके पास कोई चारा नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि मैं पूरे 30 डेज में साउथ कोरिया को घूम लूँ। अब होता ये है आगे, वो मैं आपको बताता हूँ। एज अ रिजल्ट आई स्टेड इन कोरिया फॉर फुल 30 days. While I was exiting, I had a flight to Bangkok instead of Canada. The visa officer questioned me about this and had me write a statement on a paper. He then informed me that I cannot enter South Korea for transit purposes ever again, though he did not write anything in my passport. ऑन माई पासपोर्ट। तो वीज़ा लेते वक्त इन्होंने कनाडा का डमी टिकट दिखाया, ठीक है, ट्रांजिट वीज़ा मिल गया, लेकिन एक्चुअल जो रिजर्वेशन थी इनके पास, ओरिजिनल जो फ्लाइट बुकिंग्स थी वो आगे ऑनवर्ड जर्नी की टिकट की नहीं थी। तो इन्होंने उस वक्त बैंकॉक की टिकट दिखा दी इंस्टेड ऑफ कनाडा टिकट, क्योंकि वो डमी टिकट थी, वो एक्सपायर हो गई और कनाडा ये इंटेंशनली नहीं जाना चाहते थे अभी। और उसके बेसिस पे इनको एक स्टेटमेंट लिखने को कहा ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जिसे आप अंडरटेकिंग भी कह सकते हैं। और बदले में इमिग्रेशन ऑफिसर इनको कहता है कि फॉर द इन द फ्यूचर यू कैन नॉट एंटर कोरिया फॉर ट्रांजिट पर्पसेस। तो ट्रांजिट वीज़ा ये नहीं ले पाएंगे, उनको ये वीज़ा ऑफिसर ने कम्युनिकेट कर दिया। इसके बारे में थोड़ी आगे हम बात करते हैं कि इसका कोई हल है या नहीं है, क्या हम फ्यूचर में कोरिया जा सकते नहीं जा सकते, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड कि हमें ट्रांजिट वीज़ा मिले ना मिले फ्यूचर में। तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेरे क्या ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आगे क्या होता है कि मेरे कुछ सवाल थे, स्पेशल थैंक्स टू हिम कि इन्होंने सारी क्वेरीज़ के जवाब दिए और मैं आपको आगे बता पा रहा हूँ। तो कुछ लोगों के सवाल भी आए थे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो लोग साउथ कोरिया के ट्रांजिट वीज़ा लेना चाहते हैं, उनको जाने से पहले, बिफोर डिपार्टिंग फॉर कोरिया,
कोई भी किसी भी किस्म का ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता, या आपको एयरपोर्ट पे जाके कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होता। हो सकता है कि इमिग्रेशन कार्ड आपको भरना पड़े, दैट इज़ अ सेपरेट टॉपिक ऑल टुगेदर। वो एक आपका वेरिफिकेशन होता है, उसमें वो आपका होटल का एड्रेस होता है, पासपोर्ट की डिटेल्स होती हैं, आपका पर्पस क्या है टूरिज्म का, वो होता है। लेकिन उसके अलावा इस कैटेगरी के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए कोई फॉर्म नहीं भरना होता। ये जो फैसिलिटी है दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट एज रिपोर्टेड टू मी। तो कोई पैसा आपको ये चार्ज इसका नहीं देना पड़ता एयरपोर्ट पे। हाँ, थोड़ी लाइन आपकी जो है एयरपोर्ट पे लंबी हो सकती है, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपका वेटिंग पीरियड बढ़ जाए। तो रिगार्डिंग द साउथ कोरिया ट्रांजिट वीज़ा, व्हेन आई वेंट थ्रू द प्रोसेस देयर वाज नो नीड टू फिल आउट अ स्पेसिफिक फॉर्म और अप्लाई ऑनलाइन इन एडवांस। इन्होंने कंफर्म किया है। द इमिग्रेशन ऑफिसर्स चेक्ड माई पासपोर्ट एंड वैलिड वीज़ा फॉर कैनेडा। तो बस कनाडा का वीज़ा इनका देखा गया और जो फ्लाइट टिकट ऑनवर्ड जर्नी की कनाडा की वो देखी गई। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पुरानी मेरी जो वीडियो है उसको आप रिविजिट करें। अगर आपने देखी है लेकिन आप दोबारा देखना चाहते हैं, क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कोई, या अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया डिटेल में कैसे आपको फ्लाइट आइटनरी अपनी रखनी है। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर देखें। अब एनीवेज ये थी कहानी इनकी। तो कोई चार्ज नहीं है, कोई ऑनलाइन आपको फॉर्म यहाँ पे नहीं भरना है। अब आपने इस पूरी स्टोरी से ऑब्जर्व क्या किया, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैसेज मेरी तरफ से कि अगर आप ऑनवर्ड जर्नी की टिकट अपनी बुक करने लगे, यानी कि सोल से आप यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए अपनी जर्नी इंडिया से शुरू करते हैं, आप थाईलैंड रुक जाते हैं कुछ दिन और उसके बाद आप जाते हैं सीधा सोल, वहाँ पे आप ट्रांजिट वीज़ा लेते हैं और आगे जो आपने ट्रांजिट वीज़ा के दौरान या इमिग्रेशन के दौरान आपने जो ऑनवर्ड जर्नी की टिकट दिखाई वो यूएस कनाडा की है मान लीजिए आप, क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा है, तो वो जो टिकट ऑनवर्ड जर्नी की आप दिखाने लगे हैं उसका जो लेओवर टाइम है वो लंबा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप 15-17 घंटे या 20 घंटे दिखाने लगे हैं, लेट मी टेल यू कि उसमें चैलेंज आ सकता है आपको। इमिग्रेशन ऑफिसर ये देख सकता है कि 20 घंटे, 17 घंटे, 15 घंटे का जो लेवर वो बहुत कम है अगर आप सिटी में ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आपको एंट्री डिनाई की जा सकती है। तो इनके केस में ये था कि इन्होंने क्या किया था, जस्ट टू टेक दिस एग्जाम्पल, कि ये वियतनाम से सोल जाते हैं और ये ट्रैवल करते हैं 3 मई को, और ये ऑनवर्ड जर्नी की टिकट यानी कि कनाडा की जो डमी टिकट दिखाते हैं वो इन्होंने रिजर्व की हुई थी फॉर 9 मई। तो कुछ दिन का गैप लेके चलें, थोड़ा सा बड़ा गैप लेके चलें तो ज़्यादा आपके लिए बेटर, वहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बन जाती है कि आपको ट्रांजिट वीज़ा इस केस में मिल जाए साउथ कोरिया में। अब इसके अलावा जो कंसर्न है यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा फ्यूचर में, क्या कभी भी हम कोरिया एंटर नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रांजिट के पर्पस के लिए एंट्री डिनाई की गई है और अगर फ्यूचर में आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, ठीक है, आप एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना रिकॉर्ड खुद ही क्यों किसी को बताएंगे कि ठीक है ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो बेटर ये है कि आप चुपचाप से उस केस के अंदर साउथ कोरिया का वीज़ा अप्लाई करके देख लें। ट्रांजिट की पर्पस के लिए हो सकता है कि फ्यूचर में आप एंटर ना कर सकें, ठीक है। पासपोर्ट पर उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कोई स्टैंपिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने सिस्टम के अंदर उस इशू को फ्लैग कर दिया है, जिसकी वजह से ट्रांजिट में प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में अगर आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया से ट्रांजिट करके थर्ड कंट्री जा रहे हैं, इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना चाहते हैं या सिटी में नहीं रुकना चाहते, उस केस में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको इमिग्रेशन क्लियर करके सिटी में कुछ दिन रुकना है, सोल में रुकना है, किसी भी स्टेट में रुकना है, तो आपको वहाँ पे ट्रांजिट के दौरान चैलेंज आ सकता है। अगर ऐसी बात है कि अगर आप कनाडा ना जाके आप जब सोल को छोड़ के जा रहे हैं तो आप किसी और कंट्री की बुकिंग दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा आप ना सोचें कि इमिग्रेशन उस चीज़ को नोटिस नहीं करता है। वो लोग सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड करते हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, स्टिकर जो ई वीज़ा होता है वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। और ई वीज़ा पे भी जो है एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे, और साउथ कोरिया ट्रैवल सीरीज़ आजकल मेरे चैनल पे चल रही हैं। व्लॉग्स मैं डाल रहा हूँ, कैसे आपको अपनी आइटनरी रखनी है, तो आइटनरी वाइज हम चीज़ों को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं उस वीडियोज़ में। उन वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इस वीडियो को आप शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएँ। एंड आई सी यू वंस अगेन, गुड बाय, टेक केयर।